मुख्यमंत्री धामी का महाराष्ट्र दौरा आज। शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नवनिर्वाचित महायुति सरकार का शपथ ग्रहण आज। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की तैयारी तेज। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी किए नियुक्त। 11 नगर निगमों में वरिष्ठ नेताओं को दी जिम्मेदारी। देहरादून में 12 दिसंबर से होगा विश्व आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद कांग्रेस 54 देश के डेलीगेट्स शामिल होंगे। आयुर्वेद को विश्व स्तर पर ले जाने की होगी चर्चा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से ही होंगे नेशनल गेम। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने खेल विभाग को पत्र भेजा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जताया आभार। यूथ कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नशे और बेरोजगारी को लेकर सचिवालय कूच किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं की हुई झड़प। ऋषिकेश में बनेगा राफ्टिंग बेस स्टेशन। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ की स्वीकृति दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। रुड़की से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और आईआईटी रुड़की में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रुड़की आईआईटी का पूरा मामला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। छात्रा हनुमान गलवा राजस्थान का बताया गया निवासी। पंखे के लिए लगे सरिया पर रस्सी बांधकर लगाई फांसी। रुड़की आईआईटी के जवाहर भवन की है पूरी घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रुड़की आईआईटी के जवाहर भवन की पूरी घटना। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर छात्र हनुमान गलवा राजस्थान का निवासी बताया गया। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी को तेज करते हुए सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की गई। तो वहीं पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पार्टी ने 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पालिका के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा की है। भारतीय पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के
संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को दायित्व दिया गया है, जो वहां पर चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित कार्यों को देखेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने वाली है और केदारनाथ में जिस तरह से प्रचंड जिन भाजपा के वहाँ के लोगों ने दी, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद खेल विभाग उत्तराखंड शासन को जल्द ही खिलाड़ियों के आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव भेजने जा रहा है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ देने जा रही है। राज्य स्तरीय आयोजन में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जनपद बागेश्वर, पहाड़ी जनपद बागेश्वर की युवा टीम और नजर जहां तक दौड़ रही है, अधिकतर हमारी बेटियां दिख रही हैं और फोन कर लेते हैं। आप क्या तैयारी चल रही है इसको लेकर? खड़े करें। हाँ मैडम, खड़ी एक मिनट दूसरे रास्ते से। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे खेल महाकुंभ है, इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे बच्चे हैं जो कि राज्य स्तर पर आ चुके होते हैं। इन बच्चों को भी जो है 4% का आरक्षण मिले, इसको लेकर विभाग प्रस्ताव जो है वो पहले से भी तैयार किया हुआ था और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उसे घोषणा के रूप में परिवर्तित किया है। निश्चित रूप से अब इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले बच्चे जो है अथवा खिलाड़ी जो हैं वो 4% का आरक्षण का लाभ लेते हुए आने वाले समय में इसको और रुचिकर और मेहनत से और अपनी प्रतिभा निखारने का काम करेंगे। खबर है डोईवाला से, जहां पर ब्लॉक की ग्राम पंचायत माजरी के आम वाली गली में बड़कोट वन क्षेत्र के जंगलों से रोजाना कई हाथी निकलकर आबादी क्षेत्र में आकर ग्रामीणों के खेतों में पहुंचकर खेती को बर्बाद कर रहे हैं। तो वहीं गांव के लोगों के लिए ये हाथी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। गांव के ग्रामीणों ने कहा कि कई बार वन विभाग को बताया, लेकिन सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए। सारे परेशान है जी। बताओ, इतना चारा हुआ आता, सारा खा लिया इसने, बताओ क्या करेगा फसलों को। और रोज आ रहा, हर बाउंड्री तोड़ दिया। तो डरते हैं रात को बाहर आने में कोई भी? और डर तो लगता ही है जी, आती है वो तो, बस क्या करेगा। तो आपने शिकायत की? शिकायत तो की थी, लेकिन मदद नहीं मिली? कुछ नहीं मिला वाला बस। तो अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सुरक्षा के उपाय अजी इसका वो तो होना चाहिए, समस्या का समाधान और नुकसान मिलना चाहिए, रोकथाम होनी चाहिए, इनकी रोकथाम होनी चाहिए। जान माल का सर, हमारे गेट की बाउंड्री टूट रही है 4 साल से, और मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी कोई रोकथाम तो, कि अगर हाथी को कुछ हो गया, कहीं बिजली का करंट कहीं दीवार तोड़ के गया, वहाँ से तारे आ रही है, अगर चिपक गया, फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर वो जिम्मेदार होगा जिसके यहाँ मरेगा। फिर तो जंगलात वाले सारे आ जाएंगे, उससे पहले कोई नहीं आएगा। तो लगातार नुकसान हो रहा है, जान माल का खतरा ज़्यादा है ना। बात नुकसान की नहीं, चारा खत्म हो गया कोई बात नहीं, दोबारा बो देंगे, लेकिन अगर कोई हानि होगी फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगली खबर है लक्सर से, जहां पर लक्सर ब्लॉक प्रमुख हर्ष दौलत ने रायसी गांव में जिला योजना से स्वीकृत सीसी रोड का शिलान्यास किया। और इस मौके पर आपको बता दें कि प्रमुख दौलत ने कहा कि गांव के विकास को लेकर सरकार गंभीर है। जिला प्रशासन के द्वारा जिला योजना से गांव के संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी के तहत रायसी गांव में स्टेट हाईवे से गांव के देवस्थल तक जिला योजना से सीसी रोड स्वीकृत की गई है।
ना मुझे तो हमें तो वीडियो चार्ज बनानी है तो ना मुझे तो हमें तो वीडियो चार्ज बनानी है तो कंची कहाँ उस साइड चले जाओ। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है लक्सर से ही, जहां पर लक्सर तहसील के अब्दीपुर गांव निवासी संतरपाल ने गोवर्धनपुर पुलिस चौकी इंचार्ज व 2 पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर मारपीट करने व बेवजह शांति भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। संतपाल ने कहा कि उनके पुत्रों के साथ में गांव के कुछ लोगों का विवाद चल रहा है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी गोवर्धनपुर पुलिस चौकी इंचार्ज व 2 पुलिसकर्मी देर शाम उनके घर में घुसकर आए। उन्होंने जबरन दरवाजा खोलकर उनकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। गोवर्धनपुर चौकी में हर्ष फायरिंग का कोई मुकदमा दर्ज था 2 लड़कों के खिलाफ। उस लड़कों के पिता को पुलिस ने रात को 11 बजे उठाया और इस आदमी संतरपाल की पत्नी को भी मारपीट किया। बिना महिला पुलिसकर्मी के घर में घुसे हैं, इसको उठा के लाए हैं, मारपीट कर रहे हैं। 30,000 रुपये की मांग कर रहे थे। ये बेचारा गरीब किसान है, 30,000 रुपये नहीं दे पाया तो उसको 151 में बंद कर दिया, जबकि पुलिस को उस धारा में बंद करने की पावर नहीं है जो उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा है। हर्ष फायरिंग वाला पैसे नहीं दे पाया, बंद कर दिया। ये इसकी मैंने बेल कराई है। आज इसने डीजीपी को, शिकायत प्राधिकरण को, मानवाधिकार आयोग को, एसएसपी साहब को शिकायत भेजी है, उसको मैं भेज रहा हूँ, इनके साइन कराएगा। जी शिकायत तो बच्चों के साथ में गांव में कुछ हो गया था, लड़ाई झगड़ा सा, तो उसकी वजह से हम पति पत्नी का तो कोई दोष नहीं है उसमें। तो उसके बाद हमारे घर रात को 11 बजे उन्होंने बाहर, मेरे पति लेटे हुए थे, उन्हें पकड़ा, मार पिटाई की उनके साथ में। फिर आगे मेरे दरवाजों में लात मारी और फिर खोल नहीं रही। मैं दरवाजा खोला तो मुझ पर बहुत चिल्लाए, गाली गलौज करी, हमारी बाल्टी में लात मारी, मारपीट की जी मेरी, मुझे और चौकी में लाकर बंद कर दिया और मेरे से पैसे मांगे 30,000 रुपये। कौन सी चौक की थी? गोवर्धनपुर चौकी में। क्या हुआ फिर? 2 सिपाही, एक दरोगा किस मामले में चौकी लाए थे? गांव की आपस में बच्चों के साथ में कोई झगड़ा हो गया। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है लक्सर से, जहां पर क्षेत्र के कई हिस्सों को चलने तक स्कूली बच्चों संबंधित आवाजाही की निर्धारित समय के दौरान ओवरलोड वाहनों और अन्य आरोपी चालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तहसीलदार मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह चौहान के मुताबिक उच्च अधिकारियों के आदेश पर अनुपालन की दिशा में पर्याप्त पुलिस बल के साथ कई आरोपी चालकों और ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध चालान काटकर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और इसके अलावा ओवरलोड वाहनों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई के दौरान सीज की भी कार्रवाई की गई है।
अगली खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव हों, जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा न हो सके। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। सर, पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में नए सिरे से परिसीमन कराने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में खुद सत्ताधारी दल के विधायक किशोर उपाध्याय ने राज्य में नए सिरे से परिसीमन कराकर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की जरूरत बताई है और अब सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन विपक्षी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नए जिलों की मांग के बीच राज्य में अब नए सिरे से परिसीमन करने की मांग तेज हो गई। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने राज्य में नए सिरे से परिसीमन कराकर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 101 सीटें बनाई जानी चाहिए। विधायक की ओर से इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को एक पत्र भी लिखा गया है। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य में पलायन और पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी कम हो रही है। ऐसे में यदि आबादी के आधार पर परिसीमन कराया गया तो 2027 से शुरू होने वाले परिसीमन में पहाड़ की विधानसभा सीटों की संख्या घटने का खतरा रहेगा। नहीं, मेरी मांग नहीं, ये तो समय की आवश्यकता है। मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से मिला था और उनसे मैंने जो ज्वलंत हमारे समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा नहीं तो जो राज्य की अवधारणा है वो ख़त्म हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में जो विधानसभाएं हैं और पिछली बार भी जब परिसीमन हुआ था तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक गया कि जो है वो विधानसभाओं की संख्या कम नहीं होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में। आप मैदान में बढ़ाइए, हमें कोई नहीं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कम मत करिए। नहीं तो 16 सीटें कम हो रही थी और उस समय हम उसको उतना बना नहीं पाए, नहीं तो मेरे ख्याल से एक भी सीट कम नहीं होती। अब जैसे यहाँ देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में सीटें बढ़ गई हैं तो उससे लोगों में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तो मैंने पहली बात तो उनसे ये कही है, निवेदन किया है कि कम से कम 101 सीटें यहाँ विधानसभा में होनी चाहिए। बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन माननीय किशोर उपाध्याय जी का इस तरह से मीडिया में ये बात रखना समझ में नहीं आया। अटपटा इसलिए है क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। अच्छा होता कि वो अपनी केंद्र सरकार से और यहाँ राज्य में जो उनकी सरकार है उसके प्लेटफॉर्म पर ये बात रखते, क्योंकि सरकारें उनकी हैं और निर्णय भी उन्हीं को करना है। तो ऐसे में डुगडुगी पीटने से अच्छा होगा कि अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात उठाएं, अपनी पार्टी के समक्ष आधार बताएं किस आधार पर वो ये कह रहे हैं और उसके बाद इसके लिए मशक्कत करें कि ये पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ये जरूरी भी है। हमारा प्रदेश छोटा जरूर है, लेकिन इसकी जो दुर्गम स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक विषमताएं हैं, उसके मद्देनजर जो प्रतिनिधित्व की बात उन्होंने कही है उसको बढ़ना ही चाहिए। देखिए, भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने जो मांग की है ये उनकी अपना दृष्टिकोण होगा, जिस दृष्टिकोण के तहत उन्होंने ये कहा है। लेकिन परिसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था है और उसके कुछ मानक हैं और उन्हीं मानकों के तहत देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं का परिसीमन किया जाता है। ठीक है, अब उनकी मांग जो है वो संवैधानिक व्यवस्था की कसौटी पर कितनी खरी है ये तो परीक्षण का विषय है। ठीक है, लेकिन अगर उनका दृष्टिकोण उत्तराखंड के विकास को लेकर के है तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या विधायक और सांसदों के बढ़ने से ही क्षेत्र का विकास संभव होता है ना? क्योंकि विधायक और सांसद चाहे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन सरकार में सरकार का जो ढांचा होता है वो किसी भी राज्य के या देश के विकास के लिए, नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो 13 जिलों के इस राज्य में जहां 70 से ज़्यादा विधानसभाएं हैं, 70 विधायक हैं, तो इन 70 विधायक अगर अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के अगर जागरूक हों
तो उतने क्षेत्रों का विकास वैसे ही संभव हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वर्ष 2002 में पहला परसीमन राज्य में हुआ था। परसीमन आयोग का गठन होने से पहले ही नए राज्य उत्तराखंड का परसीमन हो चुका था, जिसे राज्य के पहले चुनाव में लागू किया गया। इसके बाद 2002 के बाद प्रदेश में 2007 में दूसरा परसीमन हुआ था। इसके बाद जनसंख्या के लिहाज से सरकार ने रियायत भी दी। बावजूद इसके पहाड़ का नेतृत्व घटने लगा। यही चिंता किशोर उपाध्याय को भी है। इसी वजह से उन्होंने सरकार से आबादी के आधार पर परसीमन न कराकर क्षेत्र के आधार पर परसीमन कराने की मांग की। भाजपा संगठन ने भी विधायक की इस मांग का समर्थन किया है। देखिए, विपक्ष को अपना काम करना है, लेकिन परसीमन तो होना है ना। ये तो 2026 में पूरे भारत का परसीमन होना है। तो अगर विधायक ने चिंता जताई है कि क्षेत्रफल बड़ा होता है पहाड़ में और उसका प्रतिनिधित्व कम होता है, वनस्पत घनत्व के अगर मैदान में देखें तो उसका घनत्व और पहाड़ का घनत्व अंतर है। तो अगर जनप्रतिनिधि बढ़ने तो निश्चित स्वागत योग्य है, क्यों न बढ़े। और लोकसभा जब पहले थी तब जनसंख्या कम थी। अब धीरे धीरे आप देखेंगे हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून के अगर तराई क्षेत्र को ही देखें तो जनसंख्या बहुत हो गई। देखिए, इसमें जो उन्होंने सीटें बढ़ाने की बात की है, कुछ तो हद तक हम उसको मान सकते हैं कि ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ वो अपने एक कुनबा अपने विधायकों के लिए राहतें देने के लिए ये काम कर रहे हो तो गलत है। पर जहां तक परसीमन की बात कर रहे हैं, वो जनसंख्या बिल्कुल ना हो। वो जो है पहाड़, हमारा क्षेत्र जो उत्तराखंड है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है। यहाँ पर जो अगर विधायकों की संख्या और सांसदों की संख्या बढ़ती है तो ये उचित है, लेकिन ये बिल्कुल जनसंख्या के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुए थे और वर्तमान में जो केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, इसमें हमने खुद देखा है कि एक विधायक को जो 15 दिन का जो अपना प्रचार प्रसार का समय भी मिलता है वो नाकाफी होता है। ऐसी स्थिति में जो सड़कों का नेटवर्क भी एक खास से मायने रखता है कि वो भी नहीं है। कुल मिलाकर नए जिलों की मांग के बीच राज्य में नए सिरे से परसीमन कराने की मांग शुरू हो गई है। अनुमान है कि साल 2027 में परसीमन के बाद पहाड़ में सीटें घटने का अनुमान है। इसको देखते हुए आबादी के आधार पर परसीमन न कराकर क्षेत्रफल के आधार पर परसीमन कराने की मांग की जा रही है। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या संवैधानिक लिहाज से किशोर उपाध्याय की मांग जायज है? क्या सरकार किशोर उपाध्याय की मांग को पूरा करेगी? क्या पहाड़ प्रदेश में पहाड़ की सीटें और घटेंगी? आखिर क्यों पहाड़ में आबादी का घनत्व लगातार घटता जा रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।